हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को राधे जीएस इस साइड में। और इस वीडियो के माध्यम से चूँकि इसका 5-6 पार्ट होगा यूपीपीसीएस 2025 के लिए जो करंट अफेयर विजन आईएएस का आया है अभी हाल ही में। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनके जो भी करंट अफेयर होते हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जितने लोग भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं ज़्यादातर यूपीएससी के लिए इन्हीं के करंट अफेयर को प्रेफर करते हैं। हाँ, तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग भी इनमें देखते हैं क्या क्या है। पहला तो चूँकि कला एवं संस्कृति से संबंधित है, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो देखिए, पहला इसमें जो दिया है ना, कुंभ, जो कि कला और संस्कृति से है, तो पहला कुंभ मेला ही दे दिया है, क्योंकि इस बार के लिए कुंभ मेला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कुंभ से संबंधित एक प्रश्न पूछ सकता है कि क्योंकि इस साल हाल ही में भी महाकुंभ लगा था। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। देखिए, पहला दिया है महाकुंभ या पूर्ण कुंभ। इस तरह से कहा जाए, ये महाकुंभ या पूर्ण कुंभ ये 2025 उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आयोजित किया गया था, और ये विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम है। स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है इसको। और ये धार्मिक तीर्थ यात्रा है जिसका आयोजन 12 वर्षों में 4 बार किया जाता है। 12 वर्षों में कितने बार? तो 4 वर्ष, 4 मतलब 4 बार किया जाता है, लेकिन जगह अलग अलग होते हैं। तो भारत में कुंभ मेला का आयोजन निम्नलिखित 4 तीर्थ स्थलों पर बारी बारी किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस नदी पर होता है चारों कुंभ, या किस राज्य में होता है। तो देखिए, पहला हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में, और ये गंगा नदी के तट पर होता है। फिर उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में, और ये क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। नासिक जो कि महाराष्ट्र में, और ये गोदावरी नदी के तट पर होता है। हालांकि एक बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, और आगे भी पूछने की इस बार की संभावना, प्रबल संभावना है। और अगला करा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अदृश्य पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर। मतलब प्रयागराज में जो लगता है, यहाँ पर गंगा यमुना तो जो नदियाँ दिखती हैं, ये माना जाता है कि यहाँ से सरस्वती नदी भी प्रवाहित होती थी पहले। अगला है कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है। और नेक्स्ट है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने वृत्तांतों में कुंभ मेले का सबसे पहले उल्लेख किया था। ध्यानतव्य है कि ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये 7वीं मतलब शताब्दी में आया था, हर्षवर्धन के काल में। और उस समय भी मतलब अपने उल्लेख में ये मतलब इस मेले का उल्लेख किया था। और अगला है कि इसी में कि देखिए, आदि शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में कुंभ मेले का वर्तमान स्वरूप दिया था। मतलब इस जो वर्तमान जो कुंभ मेला लग रहा है, इसका जो स्वरूप जो दिया था, आदि शंकराचार्य ने दिया था। अगला है सूर्य का कोणार्क मंदिर। तो देखिए, खान मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार के सहयोग से उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में जिला खनिज फाउंडेशन प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस मंदिर के बारे में, चूँकि इस मंदिर के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है। और नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से, चूँकि इनका शासनकाल 1238 से 1264 तक था, कुल मिलाजुला करने का मतलब किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। और यह स्थापत्य कला के बारे में देखें तो ये कलिंग मंदिर स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं में से एक है। और प्रतीकात्मक डिजाइन इसका देखें तो सूर्य के रथ का प्रतीक, मतलब सूर्य के रथ के समान है ये। और जिसमें 24 जटिल नक्काशीदार पहिए और 7 अश्व दर्शाए गए हैं। मतलब एक तरह से घोड़े मतलब खींच रहे हैं, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। धरोहर का दर्जा, तो इस यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है इसको। आर्ट एंड कल्चर से अगला टॉपिक है राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। तो पुरातत्वविदों ने राखी गढ़ी में परिपक्व हड़प्पा चरण के सटीक इंजीनियरिंग वाले मिट्टी ईंटी से बने स्टेडियम और एक बाजार की खोज की है। देखिए, एक पर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है हड़प्पा सभ्यता से कि कौन सा स्थल कहाँ मिला है। तो इस बार ये भी पूछ सकता है कि स्टेडियम जो और एक बाजार की खोज की गई है, किस हड़प्पा स्थल से खोज किया गया? ये राखी गढ़ी से। और स्टेडियम में बैठने का क्षेत्र है जो खेल देखने के लिए उपयुक्त ढलान के अनुसार बना है, और यह उस समय के खेल संस्कृति को उजागर करता है। अर्थात देखिए, हड़प्पा काल में भी स्टेडियम बनते थे। और राखी गढ़ी के बारे में थोड़ा और देख लें तो ये सबसे बड़ा और सबसे पुराने ज्ञात हड़प्पा स्थलों में से एक है, और ये हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर हकरा नदी के मैदान में स्थित है। यह स्थल उस रूप से प्रसिद्ध है जहाँ हड़प्पा युग का एकमात्र डीएनए साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला देखते क्या है, तो वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियाँ। इसमें कह रहा है कि लवणता के बढ़ते स्तर के कारण केरल के कुट्टानड़ में पुंचा धान की खेती के समझ गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।
कुट्टानड़ आर्द्रभूमि कृषि प्रणाली के बारे में थोड़ा जान लें तो ये वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली है और धान की खेती समुद्र तल से नीचे लवणीय जल में डेल्टाई दलदलों को सुखाकर प्राप्त की जाती है। प्राप्त की गई भूमि से की जाती है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा है कि मतलब समुद्र स्तर से नीचे कहाँ पर खेती की जाती है, तो यही केरल का जो कुट्टानड़, हाँ केरल का कुट्टूनाड जो क्षेत्र है यहाँ पे की जाती है। एक प्रश्न ये पहले पूछा भी जा चुका है इससे। और इसी के बारे में तो और देख लें तो ये जीवंत विरासत प्रणाली है जिसमें ऐसे समुदाय रहते हैं जो अपने क्षेत्र के साथ जटिल संबंध बनाए रखते हैं। और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, जिसको नाम दिया गया खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। और भारत में देखें तो 3 जगह 3 प्रणालियाँ हैं, कश्मीर के केसर विरासत, उड़ीसा के कोरापुट पारंपरिक कृषि और केरल का कुट्टानूर आर्द्रभूमि कृषि प्रणाली। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 100 वर्ष, मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 वर्ष बाद देखिए क्या हुआ है। तो देखिए कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने 20 सितंबर 1924 को सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। और इस खोज में ASI निम्नलिखित 2 पुरातत्वविदों ने योगदान दिया था। मतलब इनके खोदाई में मतलब किसने किसने योगदान दिया था, पहले तो थे दयाराम साहनी जो बाद में ASI के पहले भारत के महानिदेशक बने थे, जो बाद में ASI के पहले भारतीय महानिदेशक बने थे। उसके बाद राखाल दास बनर्जी, और इन्होंने क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य करवाया था। देखिए थोड़ा सा छोटा छोटा है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ और आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जूम करूँगा तो आधा आधा कट जाएगा तो उससे कोई मतलब है नहीं। और अगला करें, हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। इसमें से अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच में पाए गए हैं। और 5 प्रमुख नगर इसके महत्वपूर्ण हैं। पहला राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और गंगेरीवाला। सभ्यता का विस्तार देखें तो महाराष्ट्र में दैमाबाद सबसे दक्षिण में है, उत्तर प्रदेश में आलमगीर सबसे पूर्व में है, और पाकिस्तान में सुत्कागेंड सबसे पश्चिम में है, और जम्मू में मांडा सबसे उत्तर में है। तो और जिसको हम लोग पूरब पश्चिम देखें तो देखिए महाराष्ट्र में जो दैमाबाद है सबसे दक्षिण में, अर्थात यहाँ पे क्या आएगा, दैमाबाद। ठीक, इस पर लिखा नहीं जा रहा है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे दैमाबाद होगा। और उसके कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलमगीर जो कि सबसे पूर्वी, यानी कि यूपी में ये आलमगीरपुर, ठीक है, यूपी का। उसके बाद सबसे कह रहा है सब पश्चिम में सुतका गेंडेर जो कि सुतका गेंडोर यहाँ पा जाएगा, ठीक। और दक्षिण में मांडा यहाँ पाएगा, यहाँ पे मांडा हो जाएगा। खैर आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, जनजातीय गौरव दिवस। क्या है ये है जनजातीय गौरव दिवस। तो यह दिवस जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के योगदान और भारत की विरासत संरक्षण में उनकी भूमिका को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछ रहे थे कि हाँ, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। ये जहाँ से महत्वपूर्ण है और किसके उपलक्ष्य मनाया जाता है, तो भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पे। नेक्स्ट है कलारीपयट्टू। तो उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में कलारीपयट्टू को प्रदर्शन कार्यक्रमों की सूची में शामिल किया गया और प्रतियोगिता वर्ग से हटा दिया गया। कलारीपयट्टू प्रदर्शन कार्यक्रमों की सूची में शामिल किया गया है और प्रतियोगिता वर्ग से हटा दिया गया है। यह केरल में विकसित हुआ था। यह सबसे प्राचीन मार्शल परंपराओं में से एक है जिसका इतिहास संगम काल से है। इसके संबंध में पूछ सकता है कि ये किस काल से संबंध रखता है, तो ये संगम काल से है। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। देखिए झारखंड उच्च न्यायालय ने संथाल विद्रोह के बाद गठित संथाल परगना में घुसपैठ की स्थिति की जांच के लिए तथ्य खोजी समिति फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। तो देखिए संथाल विद्रोह के बारे में देख ले। बात ये होता है ना, देखिए इतिहास से जो भी प्रश्न ज़्यादातर मतलब जो भी दो चार प्रश्न जो पूछ लेता है कभी कभी, तो वो अगर जो वर्तमान में उससे संबंधित कोई घटनाएं चल रही है ना, तो उसी को लेकर इतिहास से या वर्तमान में क्या उसका दृश्य चल रहा है उससे एक प्रश्न पूछ लेता है। तो संथाल विद्रोह हाल ही में चर्चा में आया था, तो संथाल क्षेत्र, तो संथाल विद्रोह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो अगला कारक यह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध शुरुआती जन विद्रोह में से एक है और कॉर्नवालिस द्वारा लागू अस्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 में लागू हुआ था। इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण था इस व्यवस्था के चलते जमींदारों को भूमि पर अधिकार मिल गया, जिससे संथाली वीरभूमि और मानभूमि क्षेत्र वर्तमान बंगाल विस्थापित होना पड़ा तथा जमींदार और अंग्रेजों के शोषण का सामना करना पड़ा। संथालों ने जमींदार और अंग्रेजों क्या कहा था, तो दिक जो कि बाहरी लोगों की संज्ञा दी थी।
और अगला है कि इस विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों जिसमें सिद्धू कान्हू चांद और भैरव मुर्मू ने किया था। उन्होंने विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग किया। झारखंड में हूल दिवस संथाल विद्रोह शहीदों के रूप में मनाया जाता है। हूल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये संथाल विद्रोह के शहीदों की याद में मनाया जाता है। अगला है कूका विद्रोह जो कि 1872 में घटित हुआ था। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हाल ही में कूका आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और कूका आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देख लें तो देखिए कूका आंदोलन हाल ही में, कूका आंदोलन के बारे में देखें तो ये कूका आंदोलन जो था 1849 में के बाद स्थापित ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध पंजाब में पहली बड़ी प्रतिक्रिया थी। और यह नामधारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था जिसमें की स्थापना सतगुरु राम सिंह ने 1857 में भेड़ी साहिब में की थी। अगला है कोक बोरोक भाषा। कोक बोरोक भाषा क्या भाई? तो ये त्रिपुरा कोक बोरोक भाषा के विकास के लिए लैंग्वेज मैपिंग कर रहा है। और कोक बोरोक भाषा के बारे में देखें तो इसे त्रिपुरा की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। और यह चीनी तिब्बती भाषा परिवार का एक हिस्सा है। प्रश्न पूछ सकता है कि कोक बोरोक भाषा किस राज्य से संबंधित है? तो ये किससे भाई? तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। देखिए जो भी प्रश्न पूछता है वर्तमान में जो घटित हो रही है उसी से लेकर इतिहास से भी ज़्यादातर ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर से तो ऐसे ही प्रश्न जो भी होगा बनेगा। देखिए रत्नागिरी तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को उड़ीसा के रत्नागिरी में उत्खनन दौरान प्राचीन बौद्ध कलाकृति मिली है। और इन कलाकृतियों में बुद्ध का सिर और बौद्ध अवशेष जैसी कलाकृतियां शामिल हैं। रत्नागिरी के बारे में देखें तो यह स्थल सम्राट अशोक के कलिंग प्राचीन उड़ीसा पर आक्रमण के बाद से ही बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया था। और अन्य बौद्ध स्थल देखें तो रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी मिलकर उड़ीसा के बौद्ध केंद्रों का डायमंड ट्रायंगल बनाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये महत्वपूर्ण है कि इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसका थीम क्या था? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, अर्थात योग एक पृथ्वी के लिए एक स्वास्थ्य के लिए। और इसी में कह रहा है कि इस वर्ष अगला है दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प संख्या 69/131 के तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। और योग दिवस ग्रीष्म संक्रांति 21 जून के साथ मनाया जाता है जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है। अगला है गंगा सागर मेला। देखिए गंगा सागर मेला ये मकर संक्रांति के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा सागर में डुबकी लगाई। गंगा सागर मेला के बारे में थोड़ा सा देख लें तो ये है कहाँ पे? तो यह मेला पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में स्थित सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है। और यह द्वीप उस बिंदु पर स्थित है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह एक वार्षिक धार्मिक मेला है। मेले का मुख्य अनुष्ठान विशेष रूप से मकर संक्रांति पर सूर्योदय के समय संगम में स्नान करना है। नेक्स्ट है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। देखिए ये जितने भी प्रश्न लग रहा होगा कि ज़्यादातर इतिहास से ही तो प्रश्न है। तो आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा सभी क्या आई थी? हिस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा जो करंट में बातें हैं उसको मतलब हिस्ट्री से जो उसकी जो इतिहास से जुड़ी जो बातें हैं उसको भी देखना जरूरी रहता है। तो अगला देखते हैं कि मराठा मिलिट्री क्या कह रहा है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये जीवित सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाते हैं और इनकी स्थापत्य कला और तकनीकी योजना बहुत ही विशिष्ट और अलग है। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं परंपराओं बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले भारत के 44वें स्थल स्मारक बन गए हैं। और विश्व धरोहर और ये अगला कह रहा है कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले भारत के 44वें स्थल स्मारक बन गया है। और विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में देश में विश्व धरोहर संबंधी सभी मामलों की नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करता है।
और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में देखें थोड़ा, तो भौगोलिक विस्तार, ये किले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले हुए हैं। चयनित किलों में तमिलनाडु में जिंजी किले के साथ साथ महाराष्ट्र में सालेहर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग इसमें क्या है शामिल हैं। विविध और रणनीतिक अवस्थित देखें तो ये तटीय चौकियों से लेकर पहाड़ी गढ़ों तक विविध भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित हैं। नेक्स्ट है पिपरावा अवशेष। क्या है अगला? पिपरावा अवशेष। तो देखिए भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों को भारत में वापसी हुई है। और पिपरावा अवशेष के बारे में थोड़ा सा देखें तो इसकी खोज जो 1898 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्पे द्वारा पिपरावा सिद्धार्थनगर, जो कि प्राचीन कपिलवस्तु और उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। देखिए थोड़ा वीडियो रुक गया था, पता ना कहाँ था, लेकिन खैर मुझे लग रहा है यहीं तक था ये पिपरावा अवशेष के बारे में। तो खैर इसी में देखते हैं हम लोग, आधा इसका हो गया था कुछ पार्ट। तो देखिए मुख्य विशेषताएं देखें पिपरावा अवशेष के बारे में, तो ये इसमें हड्डियों के टुकड़े जो कि महात्मा बुद्ध के हैं, सोप स्टोन, कहाँ गया भाई, हाँ इसमें इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है इसमें, तो इसमें हड्डियों के टुकड़े, सोप स्टोन और क्रिस्टल ताबूत, बलुआ पत्थर और का संदूक और स्वर्ण आभूषण आदि इसमें क्या है शामिल हैं। और ये लगभग ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में इन अवशेषों को मंदिर में रखा गया था। और एक अस्थि पेटी पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख अंकित है जो बताता है कि अवशेष शाक्य वंश द्वारा रखे गए बुद्ध के अवशेष हैं। और वर्तमान स्थिति के बारे में देखें तो भारतीय कानून के तहत A+ मतलब AA श्रेणी के प्राचीन वस्तुओं में घोषित किया गया है, जिनकी निर्यात या बिक्री क्या है प्रतिबंध है। इनकी मतलब इसकी निर्यात या बिक्री नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेदी नकलम उत्सव। तो हाल ही में मेघालय में पवित्र बेदी नकलम उत्सव मनाया गया है। प्रश्न पूछ सकता है कि बेदी नकलम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मेघालय में मनाया जाता है। और थोड़ा सा बेदी नकलम उत्सव के बारे में देखें तो यह उत्सव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इस उत्सव का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, महामारी को दूर भगाना, और यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण और समुदाय द्वारा चुनौतियों से निपटने की क्षमता का प्रतीक है। यह पनार या जयंतिया जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य उत्सव है। इसे प्रत्येक वर्ष जुलाई के में फसल बुआई के बाद मनाया जाता है। अगला है नुआखाई पर्व। तो नुआखाई पर्व देखिए क्या है, तो प्रधानमंत्री ने नुआखाई पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। तो नुआखाई पर्व के बारे में थोड़ा देख लें। तो नुआखाई को नवरात्र भी कहते हैं। यह पर्व मुख्यतः पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है और इस अवसर पर लोग देवताओं को नए अन्न अर्पित करते हैं। नवान्न है ये, ठीक है, ये नए नए अन्न अर्पित करते हैं। और इतिहास इसके बारे में क्या है, तो मौखिक परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत पटना के राजा रमई देव, जो कि 1355 से लेकर 1380 ईस्वी में किया था इसका। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई स्थल राखी गढ़ी से 5000 वर्ष पुरानी जल प्रबंधन की तकनीकी की खोज की गई है। तो देखिए इस क्षेत्र में जारी उत्खनन के दौरान टीलों के बीच जल भंडारण क्षेत्र की खोज हुई है। इस जल भंडारण क्षेत्र की अनुमानित गहराई 3.5 से 4 फीट है और जो उस समय की उन्नत जल प्रबंधन तकनीकों को दर्शाता है। साथ ही इसमें लिखा क्या भाई, हाँ देखिए अगला है झूमर नृत्य। क्या है? झुमोइर नृत्य। ये क्या है? झुमोइर नृत्य। तो देखिए झुमोइर नृत्य जो है भारत के प्रधानमंत्री असम के गुवाहाटी में बिनदिनी अर्थात मेगा झुमोइर 2025 में शामिल हुए। उत्सव असम के चाय उद्योग की 200वीं जयंती 200वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। और झुमोइर, जिसे झुमुर नृत्य भी कहते हैं, यह लोक नृत्य है जिसे मुख्यतः असम की चाय उत्पादक जनजाति और आदिवासी समुदाय द्वारा फसल कटाई के मौसम में किया जाता है। यह नृत्य सामाजिक समावेशन और एकता और सांस्कृतिक गौरव का क्या है? प्रतीक है। अगला है ढोकरा कलाकृति। तो ढोकरा कलाकृति के बारे में देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को ढोकरा कलाकृति उपहार के रूप में भेंट की। और ढोकरा कलाकृति क्या है भाई? तो ये इसकी उत्पत्ति जो हुई है, इस कला का इतिहास छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में रहने वाली ढोकरा डामर जनजातियों से जुड़ा हुआ है।
और ये जनजातियां मध्य भारत की पारंपरिक धातु कला की क्या है, कारीगर रही हैं। और इसमें किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है, तो इसमें धातु की ढलाई के लिए लुप्त मोम विधि अथवा सायर पेड्यूस का उपयोग किया गया है। अगला क्या है, दशावतार थिएटर। क्या है, दशावतार थिएटर। तो देखिए ये महाराष्ट्र में दशावतार के प्रदर्शन शुरू हुए हैं। और दशावतार थिएटर है क्या भाई, तो ये पारंपरिक रंगमंच है। इसका पिछले 800 वर्षों से मंचन हो रहा है। विशेषताएं क्या है इसके, तो कलाकार रंग बिरंगे मेकअप करते हैं और वेशभूषा पहनते हैं। इस मंचन के दौरान 3 संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या कौन से हैं, तो हारमोनियम, तबला और झांझ। किसका, हारमोनियम, तबला और झांझ का इसमें प्रयोग किया जाता है। और लोकप्रियता इसकी क्या है, तो महाराष्ट्र के दक्षिण कोकण क्षेत्र में, सिंधुदुर्ग जिले और गोवा के उत्तरी गोवा जिले में ये फेमस है। अगला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो देखिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में थोड़ा सा देखें तो यह दिवस 2000 में सन 2000 में सन 2000 से प्रत्येक 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है ये। और ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। इसे 1999 में यूनेस्को महासम्मेलन में अनुमोदित किया गया था। अगला क्या है, नागोबा यात्रा। तो देखिए जितने भी हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, इसके अलग अलग पार्ट होंगे। तो अगला क्या है, नागोबा यात्रा। तो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में मेसराम कबीले के आदिवासी गोंडों में एक पवित्र तीर्थ आयोजन नागोबा यात्रा की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के मेसराम कबीले के जनजाति लोग इस त्यौहार में प्रार्थना करते हैं। और गौड़ जनजाति के नर्तकों द्वारा प्रस्तुत गुसाड़ी नृत्य इस आयोजन का एक क्या है, विशेष आकर्षण है। अगला क्या है, तो अगला है रम्माड़ महोत्सव। क्या है भाई, तो रम्माड़ महोत्सव क्या है, थोड़ा सा इसको देखें। तो देखिए रम्माड़ महोत्सव जो है, रम्माड़ उत्सव वर्तमान में उत्तराखंड में मनाया जाता है। प्रश्न पूछ सकते हैं रम्माड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में। और यह उत्सव यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर प्रतिनिधि सूची में शामिल है। यह वार्षिक उत्सव अप्रैल के अंत में फसल कटाई के बाद उत्तराखंड के सलूट डूंगरा नामक जुड़वा गांव में मनाया जाता है। अगला क्या है इसमें देखिए, तो अगला है त्रिशूर पूरम उत्सव। क्या है अगला, त्रिशूर पूरम उत्सव। तो देखिए जो त्रिशूर पूरम उत्सव है, केरल का भव्य त्रिशूर पूरम उत्सव राज्य के प्रसिद्ध बड़कूनाथ मंदिर में संपन्न हुआ। और यह फसल कटाई के उपरांत मनाया जाने वाला उत्सव है। यह उत्सव त्रिशूर में मलयाली माह मैडम अप्रैल मई में आयोजित किया जाता है। और इसे अपनी भव्यता के कारण सभी पूर्वों की जननी माना जाता है। किसे, तो सभी पूर्वों की जननी माना जाता है। और ये देवी देवताओं का भव्य समागम है, जिसमें सुसज्जित हाथियों पर सवार होकर बड़कूनाथन मंदिर के प्रांगण में आते हैं। और इसे शोभा यात्रा के साथ चेंदाम मेलम और पंचवाद्यम जैसे पारंपरिक वाद्यों को शानदार संगीत प्रस्तुति होती है। नेक्स्ट क्या है, तिरुकुरल। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल ने तिरुकुरल का 4 मध्यम और लघु द्रविड़ भाषाओं कुरुख, गोंडी, माल्टो और ब्राहुई में अनुवाद करवाने का कार्य शुरू किया। इसके लेखक कौन है, तो तिरुवुरुल। कौन है, तिरुवुरुल, तिरुवुरुल। और इसकी जो काल अवधि देखें तो काल अवधि के बारे में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में है ये। और तिरुकुरल का पाठ 3 प्रमुख खंडों में विभाजित है। पहला क्या, आराम जो कि सद्गुण है, पोरुल और शासन और समाज से है, और इनबम जो प्रेम, और यह 1302 है जो कि कुरालों का एक क्या है, एक संग्रह है। नेक्स्ट एक पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालू। तो देखिए पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालू का आयोजन इस वर्ष उत्तराखंड और तेलंगाना में किया गया। ये दोनों उत्सव 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं। पुष्कर कुंभ जो उत्तराखंड में आयोजित किया गया, इसका आयोजन 12 वर्ष पश्चात तब होता है जब बृहस्पति गुरु और मिथुन राशि में प्रवेश करता है। ये मेला उत्तराखंड के मांडा गाँव में अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम स्थल जो केशव प्रयाग पर लगता है। वहीं पर सरस्वती पुष्करालू तेलंगाना में लगता है। यह मेला भूमिगत सरस्वती नदी की उपासना को समर्पित है। यह नदी कालेश्वरम में गोदावरी और प्राणहिता नदियों से मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इसका आयोजन तेलंगाना के कालेश्वरम तीर्थनगर में होता है, जो कि कालेश्वरम मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर का है। अगला है सिरोई लीली उत्सव। क्या है अगला, तो सिरोई लीली उत्सव। तो देखिए मणिपुर में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के कारण
संघर्ष के 2 वर्ष बाद सिरोही लिली उत्सव मनाया गया और इसका आयोजन मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। इस उत्सव का नामकरण मणिपुर के राजकीय पुष्प सिरोही लिली के नाम पर किया गया। यह प्रतिवर्ष उखरुल जिले में आयोजित किया जाता है, जो कि तांगखुल नागा समुदाय का मूल निवास स्थान है। ये अगला टॉपिक इसी में है लकुड्डी मंदिर। तो लकुड्डी मंदिर क्या है? तो लकुड्डी मंदिरों का विश्व विरासत स्थलों के रूप में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। मतलब शामिल नहीं किया है, शामिल करने की तैयारी है अभी इसको। और यह है कहाँ पे स्थान इसका देखें तो यह कर्नाटक के गडंग जिले में स्थित प्राचीन अभिलेखों में लुक्की गुडी के नाम से संदर्भित किया गया है। निर्माण का तो इन मंदिरों का निर्माण कल्याणी चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है चरक और सुश्रुत। तो भारत के उपराष्ट्रपति ने गोवा के राजभवन में स्थापित चरक और सुश्रुत मूर्तियों का अनावरण किया। चरक के बारे में थोड़ा देखें तो ये कुषाण साम्राज्य के राजवैद्य या सहायक चिकित्सक थे, जिन्हें चिकित्सा का जनक के रूप में भी जाना जाता है, और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। इनके बारे में 1-2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आगे भी इसमें पूछे जाना महत्वपूर्ण है। और इस ग्रंथ में हिमालय के तलहटी में आयोजित हुए एक आयुर्वेद सम्मेलन के कार्यवाही का विवरण मिलता है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता वैद्य आत्रेय ने की थी। और इसके अतिरिक्त चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही आयुर्वेद स्वास्थ्य रोगों को आधारभूत सिद्धांतों और उनके प्रबंधन की विस्तृत विवेचना क्या करता है। ये अगला क्या है? सुश्रुत के बारे में देखें तो सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के क्या जनक माना जाता है। उन्होंने उनके द्वारा सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, और इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा, सर्जरी और शरीर रचना विज्ञान जो कि एंटोनॉमी जैसे विषयों पर विस्तृत वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें मोतियाबिंद तथा पुनर्निर्माण सर्जरी जैसे आधुनिक विषयों का भी उल्लेख मिलता है। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो राजगीर की तलहटी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के 1 दशक पश्चात बिहार के एक अन्य प्राचीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला के पुनरुद्धार का कार्य प्रगति पर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी में किए गए थे, और यह नालंदा के समकालीन एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। और यह विश्वविद्यालय वज्रयान, तंत्रयान, बौद्ध धर्म के साथ गुप्त विद्या और धर्मशास्त्री विषयों का अध्ययन के लिए विख्यात था। अब पाल साम्राज्य के बौद्ध अतिशय दीपांकर 980 से 1054 यहाँ के अध्यक्ष विक्रमशिला के प्रमुख थे, और 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। देखिए, बख्तियार खिलजी नालंदा के विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, ये जितने भी आक्रमणकारी से सबसे पहले ये विश्वविद्यालय और मंदिरों को ही नष्ट करते थे। अगला है शहीद दिवस। तो देखिए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो शहीद दिवस जो है, ये शहीद दिवस राष्ट्र ने भगत सिंह के और राजगुरु सुखदेव के श्रद्धांजलि अर्पित की। 23 मार्च को तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिवस 1931 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स के हत्याकारों में 3 क्रांतिकारियों को दी गई फांसी की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट है नवरोज उत्सव। तो प्रधानमंत्री ने नवरोज के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। और नवरोज फारसी भाषा में नया दिन है, जो वसंत ऋतु के आगमन और अंधकार पर प्रकाश की विजय को प्रतीक है। और इस त्यौहार पर संयुक्त, इसमें पता नहीं क्या लिखा है, दिख ही नहीं रहा है, खैर छोड़िए, इसको जाने दीजिए। नवरोज जो है ना, फारसियों का त्यौहार है। किसका? तो फारसियों का त्यौहार है। कोच राजबोंगसी समुदाय। तो देखिए, कोच राजबोंगसी समुदाय के बारे में देखें तो असम मंत्रिमंडल के विभिन्न विदेशी न्यायाधिकरणों ने में कोच राजबोंगसी समुदाय के विरुद्ध चल रहे मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। और पृष्ठभूमि, इसका इतिहास क्या देखें तो इस समुदाय की जड़ें प्राचीन कामता साम्राज्य कोच राजवंश द्वारा शासित से जुड़ी हुई हैं, जिसके अंतर्गत वर्तमान असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है श्री विजयपुरम। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और श्री विजयपुरम नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विजय का क्या है? प्रतीक है। और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विशिष्ट योगदान को भी क्या है? दर्शाता है। यह वही स्थान है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रथम बार तिरंगा फहराया था, और सेलुलर जेल भी यहीं पर है। अगला है कि क्या? शास्त्रीय भाषाएं। तो देखिए, शास्त्रीय भाषाएं से थोड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में दिया भी है। तो देखिए, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।
तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाल ही में कौन कौन सी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली है। नेक्स्ट, 4 शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन केंद्रों को समुचित कार्य के लिए स्वायत्त आवश्यकता है। भारत में 6 पूर्व घोषित शास्त्रीय भाषाएं, जिसमें तमिल सबसे पहले था 2014 में, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008 और मलयालम 2013 और उड़िया 2014 में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था। और शास्त्रीय भाषा दर्जा मिलने के लाभ क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो शास्त्रीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है इसमें। और शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शास्त्रीय भाषाओं के कुछ व्यावसायिक पीठों का निर्माण भी किया जाता है। और शास्त्रीय भाषा घोषित करने के जो मानदंड हैं वो क्या है भाई, तो इसके प्राचीन ग्रंथ लिखित इतिहास के उच्च पुरातनता जो कि 1500 से 2000 वर्ष की अवधि की हो, प्राचीन साहित्य का एक ऐसा संग्रह जिसे मूल्यवान धरोहर माना जाता हो, साहित्यिक परंपरा का मौलिक होना तथा किसी अन्य भाषी समुदाय में गृहीत न होना, और शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक में भिन्न होने के कारण इसको परवर्ती रूपों या शाखाओं के साथ विसंगति हो सकती है। इसमें अगला क्या करेगा, प्राचीन साहित्य ग्रंथों का ऐसा संग्रह जिसे एक मूल्यवान धरोहर माना जाता हो। अच्छा, ये तो हो ही गया था। अगला टॉपिक है कि सिद्ध चिकित्सा प्रणाली क्या है, सिद्ध चिकित्सा प्रणाली। तो देखिए, सिद्ध चिकित्सा प्रणाली में क्या है, तो एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि सिद्ध औषधियों किशोरियों में एनीमिया, रक्त अल्पता को कम करने में सक्षम हो सकती है। इस उपचार में ABMN अर्थात अन्ना पेटिसिटुरम, बावड़, कटकम, माटुलेम, मान्नाकुपम और नेलिकम लेकम नामक सिद्ध औषधियों को संयोजन का प्रयोग किया गया। और सिद्ध प्रणाली के बारे में देखें तो इसके संस्थापक जो कौन है, ऋषि अगस्त्य हैं। और भाषा और क्षेत्र, तो सिद्ध साहित्य तमिल में रचित है। इसका अभ्यास मुख्यतः भारत के तमिल भाषी भागों तथा दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी भारतीयों द्वारा किया जाता है। विशेषता क्या है, तो यह भारत की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों से एक है जो आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। सिद्धांत देखें तो इसके सिद्धांत मुख्य रूप से पंचभूतम, स्वाद, 3 द्रव्य, 200 और बलि, वातम वायु और स्थान, ओझल, पित्तम अग्नि और इयम कफम जल प्लस पृथ्वी पर आधारित है ये। अगला है हिंदी दिवस। तो देखिए, हिंदी दिवस के बारे में क्या है, तो भारत में 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। और हिंदी दिवस के बारे में देखें तो प्रथम हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। और यह हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मिली मान्यता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसका उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो 343 है। कर्मा उत्सव, तो झारखंड सहित भारत के अन्य राज्यों में कर्मा उत्सव का आयोजन किया गया। और कर्मा उत्सव के बारे में देखें तो यह एक फसल उत्सव है जो मुंडा, हो, उराव और बैगा, खारिया और संथाल समुदायों के बीच लोकप्रिय है। नेक्स्ट है सोहराई पेंटिंग। तो देखिए, सोहराई पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक सोहराई पेंटिंग भेंट की। सोहराई पेंटिंग के बारे में देखें तो यह झारखंड के हजारीबाग जिले में मुख्यतः भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है। और इस स्थानीय सोहराई त्यौहार के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाएं अपनी मिट्टी के घरों की दीवारों पर इन चित्रों को बनाते हैं। और सोहराई खोवर चित्रकला को भौगोलिक संख्या से GI टैग भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो भारत और पाकिस्तान ने अगले 5 वर्षों के लिए श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को नवीनीकृत किया है। और यह कॉरिडोर भारत में आने वाले तीर्थयात्रियों को बिना वीज़ा के पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष करतारपुर, जो कि रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, वहीं पर व्यतीत किया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस। देखिए, इसमें संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मिलकर IADE अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म डे का आयोजन किया गया। और इस अवसर पर हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा पाली को एक शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने के भी जश्न मनाया गया। और ये दिवस उन घटना की स्मृति में मनाया जाता है जब भगवान बुद्ध दिव्य लोक तावांतिसा देवलोक से उत्तर प्रदेश के संकसिया, वर्तमान में संकिसा, बसंतपुर में अवतरित हुए थे।
और देखिए ये जो संकिसिया है ना, जो संकिसा जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जो स्थल है वहाँ पे मतलब वहाँ का है स्थान। और संकिसिया में स्थित अशोक का हाथी स्तंभ इस महत्वपूर्ण घटना का प्रतीक है। और ये आयोजन प्रथम वर्षावास की समाप्ति के बाद सुमेलित है। वर्षावास का तात्पर्य उस 3 माह की अवधि से जब बिच्छुओं को एक ही स्थान पर निवास करना होता था तथा पावाराडा उत्सव वर्षावास के समापन समारोह में इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है कनगहल्ली और उन्नति बौद्ध स्थल। क्या है कनगहल्ली और उन्नति बौद्ध स्थल? देखिए हाल ही में शोधकर्ताओं ने कर्नाटक के कलबुर्गी, क्या है तो कर्नाटक के कलबुर्गी भीमा नदी के किनारे पर प्राचीन बौद्ध स्थलों कनगहल्ली और सन्नति के अभितम अनवरत पर्यटन क्षमताओं को समेकित किया। और कनगहल्ली सन्नति के बारे में मतलब प्रमुख जो खोजें हैं इसके बारे में वो देख लेते ना। तो ये 200 वर्ष पुराना प्राचीन अशोक का क्या है शिलालेख है। ये 200 पुराना प्राचीन अशोक का क्या है ये शिलालेख है। और अधोलोक महाचैत्य पताल लोक महान स्तूप है। निर्माण काल देखें इसको 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 3री शताब्दी ईस्वी तक है ये। और विशेषताएं इसके देखें तो विस्तृत अलंकरण अयाक मंच और पद चिन्ना पंथ इत्यादि है। मूर्तियाँ देखिए इसके बारे में तो बुद्ध यक्ष जातक कथाओं और अशोक तथा सातवाहन सम्राटों आदि की मूर्तियाँ हैं इसमें। और ब्राह्मी लिपि में राय अशोक के उत्कृष्ट सम्राट अशोक की मूर्ति जो मौर्य सम्राट की एकमात्र ज्ञात जीवित छवि मानी जाती है। और यह कला शैली जो है अमरावती कला शैली में समानता रखती है। देखिए ये लगता तो होगा कि भाई ये करंट अफेयर है, लेकिन सारे के सारे प्रश्न इससे कहाँ से इतिहास हैं। तो देखिए ये इसके अलग अलग पार्ट है ना, एक ही में मिश्रण करके नहीं दिया है। इसमें आर्ट एंड कल्चर अलग, पॉलिटी का अलग और इन्वायरमेंट से अलग है। तो मतलब आर्ट एंड कल्चर से जो करंट अफेयर है तो भाई इतिहास से जुड़ा रहा है तो इतिहास से ही लगेगा इसको ज़्यादातर। खैर ज़्यादा अभी है नहीं इसमें, बस 20-25 टॉपिक और है आर्ट एंड कल्चर का। तो पहला है कुटुंब प्रबोधन। तो देखिए हाल ही में उपराष्ट्रपति ने समाज में कुटुंब प्रबोधन के महत्व को रेखांकित किया। और कुटुंब प्रबोधन के बारे में थोड़ा देखें तो इसका से पारिवारिक कुटुंब प्रबोधन से जो भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत माना जाता है। ज्ञान एवं अनुभवों के आदान प्रदान और पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करने की युवा पीढ़ी में संस्कार मूल्यों को स्थापित करना है। नेक्स्ट है हरिदास आंदोलन। तो देखिए मैसूर संगीत सुगंध पर्व हरिदास आंदोलन के कर्नाटक संगीत की प्रतिष्ठित दास परंपराओं का उत्सव मना रहा है। और हरिदास आंदोलन के बारे में देखें तो